हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मिलेगा 12th क्लास का 2019 का क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताइए, तो आज मैं इसमें करवा रही हूँ। ठीक है, तो देखो 2019 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवा रही हूँ। आपका क्वेश्चन पेपर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी दो पार्ट में आता है। जैसे कि आप लोग का बुक है ना, दो पार्ट में, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक उसी तरह क्वेश्चन पेपर भी आता है ग्रुप ए ग्रुप बी करके। ग्रुप ए होता है आपका 50 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और ग्रुप बी में मैक्रो इकोनॉमिक्स 50 मार्क्स का आता है, जिसको हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो चलिए ग्रुप ए से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? सीमांत आगम क्या है? इसका आंसर है, देखो, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के परिणाम स्वरूप उत्पादक को जो अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, अगर वो लोग एक अतिरिक्त यूनिट का, इकाई का उत्पादन करे तो उससे जो उनको इनकम होता है, आय मिलता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत आगम। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। क्या है मार्जिनल रेवेन्यू? जब प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन में एक अतिरिक्त यूनिट का, इकाई का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, तो उससे जो उसको इनकम मिलता है उसको क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम। ठीक है, सीमांत आगम। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, स्थिर साधन क्या है? व्हाट इज फिक्स्ड फैक्टर? कुछ साधनों में अल्पकाल में परिवर्तन संभव नहीं है, इन साधनों को दीर्घकाल में परिवर्तन संभव है। ठीक है, जैसे भूमि, मशीनरी, इन्हें स्थिर साधन कहते हैं। यानी कि देखो साधन क्या क्या होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, मैंने आपको बताया था ना क्या क्या होते हैं साधन। तो कुछ ऐसे साधन होते हैं जिसका अल्पकाल में यानी कम समय में परिवर्तन, चेंज पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो इन साधनों की कब चेंज होता है? दीर्घ काल में, मतलब बहुत समय के बाद ही परिवर्तन होता है। जैसे कि भूमि, लैंड या मशीनरी वगैरह, है ना। ऐसा तो नहीं मशीनरी हम लोग हर 2-4 दिन में खरीद रहे हैं, या जमीन हर 2-4 दिन में खरीद रहे हैं। तो जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, वो भूमि, मशीनरी का चेंज बहुत ही साल बाद करता है। ठीक है, तो कुछ साधनों में अल्पकाल में परिवर्तन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, चेंज, इसलिए इन साधनों का दीर्घ काल में परिवर्तन होता है, लॉन्ग रन में। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थिर साधन, जैसे कि लैंड, मशीनरी, भूमि, मशीन वगैरह। ठीक है, ये तो मैं करवा ही रही हूँ। साथ में आप लोग को कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगी प्लेलिस्ट का, इकोनॉमिक्स का, जिसमें कि आपको माइक्रो एंड मैक्रो यानी व्यष्टि और समष्टि दोनों अर्थशास्त्र, दोनों इकोनॉमी का आप लोग को क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उस लिंक पर जाकर देखना एक बार जरूर, कैसा लगेगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर देखना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी फर्म्स आर देयर इन मोनोपोली मार्केट? एकाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? एकाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या 1 होती है। ठीक है, देयर आर ओनली 1 फर्म इन द मोनोपोली मार्केट। ठीक है, मोनोपोली मार्केट में कितना फर्म होता है? 1 होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का ग्राफ बोला है ड्रॉ करने, मैंने आपको करवाया है। कमेंट बॉक्स में जो आप लोग लिंक से जाओगे जिस प्लेलिस्ट में, उसमें आपको मिल जाएगा बजट लाइन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन का ग्राफ बनाना है, बजट रेखा का रेखा चित्र बनाने बोला है। यहाँ देखो बजट लाइन कैसे बना है, देखो यहाँ पे एक एक्सेस है, यहाँ पे एल दिया हुआ, आप लोग एक्स एक्सेस मान सकते हैं इसको, और यहाँ पे एक वाई एक्सेस है, यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है? 0 है। ठीक है, उसके बाद देखो एक सीधा लाइन होता है बजट लाइन में, बजट रेखा में। उसके बाद ये हो गया एक लाइन आईसी, इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र जिसको बोलते हैं, और ये हो गया आईसी 2, आईसी लोअर, आईसी हाई। ठीक है, ये इस साइड गया राइट साइड, यानी कि ये हाई लेवल पे है, और इसके नीचे आया मैंने आईसी एट लोअर लेवल। ठीक है, यानी इंडिफरेंस कर्व जो है वो लोअर लेवल पे है, निम्न स्तर पर है, क्या? तटस्थता वक्र। तो यही हो गया आपका बजट लाइन। यहाँ पे गुड वाई होगा, सॉरी गुड एक्स होगा, यहाँ पे गुड एक्स होगा और यहाँ पे गुड वाई होगा। ठीक है, अब ये देखो ये संतुलन बिंदु है क्योंकि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, ये संतुलन बिंदु है इसमें, और ये तटस्थता वक्र है, ये भी तटस्थता वक्र है, ये आईसी है तटस्थता वक्र,
और ये है IC एट हायर लेवल और ये IC एट लोअर लेवल। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, इन विच मार्केट डज कंडीशन AR इक्वल MR प्रिवेल, यानी किस बाजार में AR बराबर MR होता है। AR माने एवरेज रेवेन्यू, जिसे हिंदी में कहते हैं औसत आगम, और MR माने मार्जिनल रेवेन्यू, जिसे हिंदी में कहते हैं सीमांत आगम। ठीक है, तो औसत आगम बराबर सीमांत आगम, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू, कौन सा मार्केट में होता है। ठीक है, कौन सा बाजार में होता है, तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये होता है AR इक्वल्स MR। अब देखो इसका लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 3-3 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा माइक्रो में। देखो 5 आपका हो गया, 5 ऑब्जेक्टिव हो गया, अब ये 5 आप लोग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, इसका 3-3 मार्क्स होगा, 5 क्वेश्चन यानी 15 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, देखो छठा प्रश्न है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत क्या है। अवसर लागत उपलब्ध विकल्पों में सर्वाधिक निकटतम संभव विकल्प की लागत होती है। अवसर लागत का अभिप्राय उपलब्ध विकल्पों में से दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य है। जैसे मान लेते हैं निम्नलिखित वेतन के साथ 3 रोजगार उपलब्ध है। 600 रुपया का एक वेतन वाला है रोजगार एम्प्लॉयमेंट, और एक 500 रुपया वाला है, और C एक 400 रुपया वाला है। यहाँ पहला सर्वश्रेष्ठ उपयोग मूल्य 600 रुपया का है तथा दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपयोग मूल्य 500 रुपया का है, तो यहाँ एक के चुनाव की अवसर लागत 500 रुपया है। ठीक है, अब सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो अवसर लागत क्या है। जैसे अगर हम लोग को 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन मिला हुआ है, तो उसको छोड़ के हम लोग जिसको चुनाव करते हैं, तो जो हम लोग जिसको त्याग करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उसका जो वैल्यू होता है उसको कहते हैं अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे देखो अगर हम लोग 3 तरह का जॉब है, जॉब A, जॉब B, जॉब C। एक तो 600 रुपया मिल रहा है, एक तो में 500 रुपया मिल रहा है, एक तो में 400 रुपया मिल रहा है। तो क्या होगा, मान लो अगर A को चूज करते हैं तो A का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत क्या होगा 500, क्योंकि इससे कम जो है ये 500 है, 400 इससे भी कम है, तो जो इससे कम होगा, जो इससे कम होगा वही उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। तो 500 रुपये का जॉब छोड़ के 600 का कर रहे हैं, तो 600 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ 500 रुपया। क्लियर है। देखो यहाँ पहली सर्वश्रेष्ठ उपयोग मूल्य है 600 रुपया। ठीक है, सबसे अच्छा जॉब, सबसे ज्यादा पेमेंट वाला कौन सा है 600 रुपया का है, और दूसरा सर्वश्रेष्ठ जो है वो कितने का है 500 रुपया का है। अतः हेंस यहाँ A के चुनाव की अवसर लागत 500 रुपया है। ठीक है, यानी कि A का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अवसर लागत है, वो 500 रुपया होगा। इस प्रकार इसी तरह अगर B को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, B वाला जॉब करेंगे, तो B का अवसर लागत क्या होगा 400 रुपया। क्यों, क्योंकि B से कम कौन सा है C, तो इसको छोड़ के हम लोग इसको चुन रहे हैं 500, तो ये क्या हो गया B का अवसर लागत 400 रुपया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, मांग को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों को बताएं। किसी एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पूछा है। 3 मार्क्स का है, 3 पॉइंट लिख सकते हो आप लोग। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 3 भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट है वस्तु की कीमत। वस्तु की मांग पर उसकी कीमत का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कोई भी कमोडिटी जो होता है उसका डिमांड पर उसका प्राइस का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ जाने से मांग कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो 100 रुपये का सामान 150 में मिलेगा, तो क्या होगा हम लोग कम खरीदेंगे उसको। तो इस तरह से जब कीमत बढ़ जाता है तो उसका डिमांड जो है, प्राइस बढ़ जाने पर डिमांड क्या होता है घट जाता है, कम हो जाता है। और कीमत जैसे ही घटता है तो मांग जो है बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही प्राइस घटता है हम लोग उसको ज्यादा खरीदने लगते हैं, तो इसलिए डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय किस तरह से मांग को प्रभावित करती है, डिमांड को। कंज्यूमर्स इनकम जो है वो डिमांड को कैसे इफेक्ट करती है। देखो उपभोक्ता की आय भी वस्तु की मांग के आकार को प्रभावित करती है। आय के बढ़ने से क्रय शक्ति बढ़ जाती है, अतः आय के बढ़ने घटने पर मांग भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो डिमांड जो है उपभोक्ता की आय से भी प्रभावित होता है। कंज्यूमर्स इनकम से डिमांड जो है उसको इफेक्ट होता है। कैसे, क्योंकि जब मान लो किसी उपभोक्ता का इनकम बढ़ेगा, कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, तो क्या होगा उसका परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा, है ना, उसका क्रय शक्ति बढ़ जाएगा।
तो क्या करने लगेगा, वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, और ज़्यादा चीज़ें खरीदना मतलब उसका डिमांड बढ़ गया। तो इस तरह से उपभोक्ता की आय यानी कंज्यूमर्स का जो इनकम होता है वो डिमांड पर इफेक्ट डालता है। और जैसे आय अगर ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, अधिक होगा, और अगर इनकम कम होगा तो उसका डिमांड भी कम होगा। क्लियर है। अब देखो थर्ड पॉइंट है, संबंधित वस्तुओं की कीमत का भी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया है ना फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में बहुत सारे पॉइंट, इसमें ये सारे भी बताए थे। तो जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए तो अच्छा है, क्लियरली आप लोग का रिवीजन हो रहा है। लेकिन जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग स्टार्टिंग से देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है, संबंधित वस्तु की कीमत जो है वो भी वस्तु की मांग पर प्रभाव डालता है। ठीक है। संबंधित वस्तु किसको बोलते हैं, स्थानापन्न और पूरक वस्तु। यहाँ पे उतना क्लियरली नहीं बताया हुआ है। मैं जो आपको कमेंट बॉक्स में जो मैं आपको लिंक दे रही हूँ उसमें अच्छे से मैंने बताया है। ठीक है। तो संबंधित वस्तु क्या क्या होते हैं, पूरक और स्थानापन्न। और पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु जो होते हैं सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये कैसे डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं, मांग पर कैसे असर डालते हैं, ये मैंने उस वीडियो में बताया, आप लोग देख सकते हो। ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट है, डिमांड पर असर कैसे डालता है, उपभोक्ता की रुचियाँ, आदत तथा फैशन आदि तत्व भी मांग को प्रभावित करते हैं। ठीक है। कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट, हैबिट और फैशन, ये सब भी डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं। पांचवा पॉइंट देखो क्या है, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका भी बाजार को प्रभावित करती है। यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की आशा है तो वर्तमान में मांग बढ़ जाएगी। ठीक है। यदि कोई भी सामान का मान लो फ्यूचर में ऐसा अगर र्यूमर भी हो, कोई ऐसी अफवाह भी हो कि ये सामान का कीमत बढ़ने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो सामान खरीद के पहले से रख लेते हैं। तो उसका करंट में क्या होता है, एट प्रेजेंट उसका डिमांड बढ़ जाते हैं, मांग बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ये भी जो है डिमांड को, मांग को प्रभावित करता है। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम क्या है। ठीक है। पूर्ति का नियम पूछा है इसमें, लॉ ऑफ सप्लाई। देखो क्या कहता है पूर्ति का नियम, पूर्ति का नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, अन्य बातें समान रहने पर यानी रिमेनिंग अदर थिंग्स नॉर्मल, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी पूर्ति की गई मात्रा बढ़ती है, और कीमत के कम होने पर पूर्ति भी कम हो जाती है। पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है। तो पूर्ति का नियम क्या कहता है, पूर्ति का नियम लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि वस्तु का कीमत यानी प्राइस ऑफ कॉमोडिटी और उसकी पूर्ति यानी सप्लाई में प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्यों, क्योंकि जैसे कोई वस्तु का, कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसका सप्लाई का मात्रा भी बढ़ जाता है। ठीक है। पूर्ति का मात्रा भी बढ़ जाता है। और अगर वस्तु का प्राइस जो है कम होता है, कॉमोडिटी का प्राइस जो है कम होता है, तो पूर्ति यानी सप्लाई भी कम हो जाता है। तो इस तरह पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध को व्यक्त करता है। लॉ ऑफ सप्लाई शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड इट्स सप्लाई। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक गुड्स एंड फ्री गुड्स विद एग्जाम्पल। आर्थिक वस्तुओं और निःशुल्क वस्तुओं में साधारण अंतर समझाइए। आर्थिक वस्तु और निःशुल्क वस्तु में अंतर पूछा है, डिफरेंस है ना। तो इकोनॉमिक गुड्स एंड फ्री गुड्स में देखो, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें मुख्यतः दो भागों, पहला आर्थिक दूसरा गैर आर्थिक में बांटा जाता है। यानी कि मानवीय आवश्यकता मैंने कोई भी इंसान का जरूरत जो होता है उसको पूरा करने के लिए अलग अलग तरह की गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और इन्हें मेनली दो पार्ट में बांटा गया है, दो भागों में इसको मुख्यतः बांटा गया है। पहला है आर्थिक, ठीक है, यानी इकोनॉमिक गुड्स, और दूसरा है गैर आर्थिक यानी नॉन इकोनॉमिक या फिर फ्री गुड्स में ये इसका टाइप है। ठीक है। जिन वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कुछ देना पड़ता है उन्हें हम आर्थिक वस्तु कहते हैं, जैसे अन्न, कपड़ा, किताब तथा अध्यापक की सेवाएं इत्यादि। ठीक है। परंतु जो वस्तुएं व्यक्ति को बिना किसी प्रयत्न के अथवा बदले में बिना कुछ दिए ही प्रकृति से प्राप्त हो जाती, उन्हें गैर आर्थिक या निःशुल्क वस्तुएं कहा जाता है, जैसे हवा, पानी, धूप, वर्षा इत्यादि, है ना।
तो क्या है, इंसान का जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह की वस्तु एवं सेवाओं का जरूरत पड़ता है इंसान को, है ना, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को। और ये गुड्स एंड सर्विसेज को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आर्थिक वस्तु यानी कि इकोनॉमिक गुड्स, और दूसरा है फ्री गुड्स यानी निःशुल्क वस्तु। ठीक है, तो जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का यानी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिसको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए कुछ देना पड़ता है, यानी उसका भुगतान करना पड़ता है किसी भी रूप में, चाहे पैसा हो या किसी और वस्तु को देकर ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक वस्तु, इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, जैसे कि अन्न, कपड़ा, किताब, ये सब खरीदने के लिए हम लोग को क्या देना होगा, पैसा देना होगा। तथा अध्यापक की सेवाएं, सर्विसेज ऑफ द टीचर्स, ठीक है, इत्यादि। लेकिन जो वस्तु व्यक्ति को बिना किसी कोशिश के, बिना किसी प्रयत्न के अथवा बदले में बिना कुछ दिए ही प्रकृति से यानी नेचर से हम लोग को मिल जाता है, हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैर आर्थिक, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक गुड्स या फिर निःशुल्क वस्तुएं, फ्री गुड्स, जैसे कि हवा, पानी, धूप, वर्षा इत्यादि। लेकिन आजकल हम लोग का पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट इतना ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि धीरे धीरे हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, पानी के लिए पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है ना। तो पानी भी धीरे धीरे कई हम लोग के राज्य में, हम लोग का शहर में तो फ्री है, लेकिन कई ऐसे है महानगर जिनको कहा जाता है हर चीज में सबसे आगे, लेकिन उनके पास पानी खरीद कर पीना पड़ता है। तो उनके लिए पानी क्या हो गया, इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है, आर्थिक वस्तु। और लेकिन हम लोग फ्री में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, नेचर से हम लोग को मिल रहा है, हम लोग लकी है कि हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं कि हम लोग को पानी फ्री मिल रहा है। तो ये जो फ्री में मिल रहा है, हम लोग को कुछ देना नहीं पड़ रहा उसके बदले, तो ये क्या हो गया हम लोग के लिए, निःशुल्क, फ्री गुड्स, ठीक है, या फिर नॉन इकोनॉमिक, गैर आर्थिक वस्तु, नॉन इकोनॉमिक गुड्स। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, गिव डायग्राम। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, डायग्राम से बताना है, ठीक है, डायग्राम बनाना है। संतुलन कीमत क्या है, रेखा चित्र बनाए। तो संतुलन कीमत या इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, वह कीमत जिस पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है वो संतुलन कीमत कहलाती है। ठीक है, यानी कि वो प्राइस जिस पर गुड्स की डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम इक्विलिब्रियम प्राइस का। देखो एक ऐसे है एक्सिस, ठीक है, एक ऐसे है एक्सिस और यहाँ पे एक कर्व है। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, इस रेखा चित्र में बताया गया है कि मांग एवं पूर्ति की रेखा एक दूसरे को ई बिंदु पर काटती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला जो कर्व है डिमांड है, ठीक है, डिमांड कर्व है, और ये सप्लाई का लाइन है। ठीक है, S1 ये सप्लाई है, D1 ये हो गया आपका डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये दोनों जो है कहाँ पे कट रही है, यहाँ पे, तो ये ई पॉइंट पे कट रही है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस रेखा चित्र में बताया गया है कि मांग एवं पूर्ति की रेखा एक दूसरे को ई बिंदु पर काटती है, इसलिए OP संतुलन कीमत है। OP कैसे होगा, ये O और P किधर है, देखो OP ये संतुलन कीमत इस तरह। ठीक है, यहाँ पे Q है यानी क्वांटिटी और यहाँ पे P है मैंने प्राइस। अब देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, निम्न प्रश्नों के उत्तर दे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की मूल्य लोच को परिभाषा दे, इसकी परिभाषा दे। ठीक है, मांग की मूल्य लोच की परिभाषा दे, डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मांग की लोच कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की प्रतिक्रियात्मकता को मापती है। मार्शल पहले अर्थशास्त्री थे और इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने मूल्य में सापेक्ष परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन के अनुपात के रूप में इसको विकसित किया। किसी वस्तु या सेवा की कीमत में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में जिस अनुपात या दर से परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको नहीं लिखने की जरूरत है, बस इतना भी लिखेंगे तो चलेगा कि किसी वस्तु या सेवा यानी किसी गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस होता है, उसका जो कीमत होता है, उसमें परिवर्तन होने से, चेंज होने से मांग की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में जिस रेशियो में, अनुपात में या दर में, रेट में, रेशियो और रेट में अनुपात या दर से परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कीमत मांग की लोच। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो कीमत मांग की लोच का क्या फॉर्मूला होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाय
कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। परसेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स क्या होता है, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, सो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व TR एंड टोटल कॉस्ट कर्व TC यूज डायग्राम, ठीक है। उत्पादक के संतुलन को कुल आगम रेखा और कुल लागत रेखा की मदद से दिखलाया रेखा चित्र का प्रयोग भी करना है इसमें, ठीक है। यूज डायग्राम बोला है ना। तो 2021 में 2021 में आप लोग को कर्व वाला नहीं पढ़ना है, इसलिए ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, नेक्स्ट ईयर बताना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां प्रश्न है, व्हाट इज मैक्सिमम प्रॉफिट, परम लाभ क्या है। तो TR माइनस TC के मध्य के अंतर को परम अथवा अधिकतम लाभ आय कहते हैं, जहां TR आय तथा TC व्यय को दर्शाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल्स होता है TR माइनस TC, जहाँ पे TR क्या है, टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल आगम, ठीक है, जिसको हम लोग इनकम भी मान सकते हैं, आय, और TC का अर्थ है टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत, जिसको हिंदी में कहते हैं, और कुल लागत को व्यय यानी एक्सपेंडिचर की तरह भी देखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है माइक्रो का, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन से आप क्या समझते हैं, यानी पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द कंडीशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के अल्पकालीन संतुलन की शर्तों की व्याख्या करें, ठीक है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का कंडीशन को डिस्कस करना है, ठीक है। तो अल्पकालीन प्रतियोगी संतुलन की क्या क्या शर्तें होती है, देख लो। एक प्रतियोगी फर्म का लाभ तब अधिकतम होता है, यानी एक कॉम्पिटिटिव फर्म जो होता है उसका प्रॉफिट तब मैक्सिमम होगा, अर्थात अल्पकालीन संतुलन अवस्था तब प्राप्त होता है जब वस्तु की कीमत यानी प्राइस ऑफ गुड इक्वल्स उसकी सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट हो जाए, अर्थात P इक्वल MC, प्राइस बराबर मार्जिनल कॉस्ट, कीमत बराबर सीमांत लागत हो जाए, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या है, दूसरा शर्त इसका, सीमांत लागत में वृद्धि हो रही हो, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जो है इसमें इंक्रीमेंट हो रहा हो, और फर्म का लाभ उस बिंदु पर अधिकतम होता है, फर्म का जो प्रॉफिट है उस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है जहां कीमत रेखा यानी प्राइस लाइन जो है MC सीमांत लागत को काटती है, ठीक है। फर्म का लाभ जो है, फर्म का प्रॉफिट कब अधिकतम होता है, जब फर्म का प्रॉफिट उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, जहां पे प्राइस लाइन यानी कीमत रेखा सीमांत लागत को काटती है, मार्जिनल कॉस्ट को काटती है। उल्लेखनीय है कि बाजार का चाहे कोई भी रूप हो, फर्म के अधिकतम लाभ की सामान्य शर्तें है MC इक्वल्स MR, ठीक है। यानी कि बाजार का चाहे कोई भी रूप हो, पूर्ण प्रतियोगिता हो, एकाधिकार हो, एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता हो, कुछ भी हो, कोई भी किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का बाजार हो, मार्केट हो, जनरली जो अधिकतम लाभ का क्या शर्त है, मैक्सिमम प्रॉफिट का शर्त है कि MC बराबर MR, ठीक है, होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम मानी जाती है, ठीक है। परंतु पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए यह शर्त P इक्वल MC होती है। पूर्ण प्रतियोगी जो होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, ये शर्त P इक्वल MC, प्राइस बराबर मार्जिनल कॉस्ट, कीमत बराबर सीमांत लागत, ठीक है। और इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अलावा और जितनी भी मार्केट है उसमें क्या होता है शर्त, मैक्सिमम प्रॉफिट का MC इक्वल MR, ठीक है। और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है P इक्वल MC, क्योंकि एक पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म कीमत स्वीकार होती है, ठीक है, अर्थात कीमत का निर्धारण बाजार तथा उद्योग के द्वारा होता है। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है परफेक्ट कंपटीशन, उसमें प्राइस एक्सेप्टेंस होता है, वो अपने से प्राइस नहीं निर्धारण करता है, क्या होता है, वो बाजार शक्तियों द्वारा, मार्केट पावर के द्वारा ही, थ्रू द मार्केट पावर उसका डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, प्राइस का।
अतः एक अतिरिक्त इकाई बेचने से प्राप्त आगम अर्थात सीमांत आगम उसकी औसत आगम एवं कीमत के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा यूनिट अगर बेचा जाए तो उससे जो रेवेन्यू मिलता है अर्थात सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू उसका औसत आगम यानी एवरेज रेवेन्यू और प्राइस के बराबर होता है। क्लियर है? अर्थात MR इक्वल AR इक्वल्स P। अतः पूर्ण प्रतियोगिता में P बराबर क्या होता है? MR बराबर MC होता है। ठीक है, P इक्वल्स MR इक्वल MC। तो अल्पकालीन संतुलन की स्थिति में एक फर्म निम्नलिखित प्रकार से लाभ प्राप्त करता है। शॉर्ट रन जो इक्विलिब्रियम होता है उसके केस में एक फर्म जो है वो किस प्रकार से प्रॉफिट गेन करता है। देखो, पहला है असामान्य लाभ, यदि औसत आगम जो है औसत लागत से ज्यादा हो, यानी कि औसत आगम माने एवरेज रेवेन्यू जो है वो औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो। और हानि की दशा क्या होती है? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में लॉस की सिचुएशन का होती है अगर एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट से कम हो। ठीक है, और तीसरा क्या है? सामान्य लाभ में यदि औसत आगम बराबर औसत लागत हो, यानी एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स एवरेज कॉस्ट हो। अतः पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक तब तक उत्पादन करता है जब तक औसत आगम बराबर औसत लागत ना हो जाए। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, वो कब तक उत्पादन करता है? वो तब तक उत्पादन करता है, प्रोडक्शन वर्क करता है जब तक कि उसका एवरेज रेवेन्यू जो है उसके एवरेज कॉस्ट के बराबर ना हो जाए। ठीक है, इसके आगे उत्पादन करने पर बाजार कीमत पर उसे हानि होगी। इसके आगे यानी कि अगर एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स एवरेज कॉस्ट से आगे प्रोड्यूसर उत्पादक उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, तो उसको मार्केट प्राइस पर बाजार कीमत पर उसको लॉस होगा, हानि होगा। ठीक है, अब देखो 14 नंबर का और करके अथवा करके दिया, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसका अथवा करके दिया होता है, यानी 2 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से जो आपको आता है वो करना होता है। ठीक है, तो इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल करके। ठीक है, जो नीचे टेबल दिया है उसको कंप्लीट करना है। इसमें देखो क्या क्या दिया है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन दिया है, उत्पादन का इकाइयां 1 2 3 4। ठीक है, और टोटल कॉस्ट दिया है 20 26 39 और 60, और मार्जिनल कॉस्ट नहीं दिया, आपको निकालना है, एवरेज कॉस्ट निकालना है। तो चलो बता दूं मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है। मार्जिनल कॉस्ट MC का फॉर्मूला होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो TCN अगर ये 26 है मान लिए, तो TCN माइनस 1 कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला हो जाएगा। तो 26 माइनस 20 कितना हो गया यहाँ पे? 26 माइनस 20 इक्वल हो गया 6। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं है क्योंकि TCN माइनस 1 करना है, तो 20 और इससे पहले वाला, तो इससे पहले तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा? 20 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 39 माइनस 26 क्योंकि TCN माइनस TCN माइनस 1 है। ठीक है, टोटल कॉस्ट और उससे पहले वाला से माइनस करना है, तो 39 माइनस 26 कितना होगा? 13। तो यहाँ पे हम लोग 13 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो TCN माइनस TCN-1, तो यहाँ पे TCN है मान लो, तो TCN माइनस 1 क्या हो गया? इसका पहले वाला, तो 60 माइनस 39 क्या हो गया? 21। तो ये हो गया आपका आंसर। अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है पता है? टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि देखो टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितना है? फर्स्ट यूनिट में पहला इकाई में 20 और इसका यूनिट कितना है? 1, तो 20 भागा 1 कितना होगा? 20। ठीक है, अब देखो 26 है ये टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है AC इक्वल TC बाई Q क्वांटिटी। ठीक है, तो 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 26 को 2 से भाग देंगे तो 13। ठीक है, 13, और 39 को 3 से भाग देंगे 13, फिर 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15। इस तरह से एवरेज कॉस्ट निकलता है AC इक्वल्स TC बाई Q। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी। एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करें। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करना है एक वस्तु के संदर्भ में। इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो उपभोक्ता विवेकशील है,
एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करने बोला है। तो उपभोक्ता विवेकशील है। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने की चेष्टा रखता है। कोई भी कंज्यूमर हो वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने का चेष्टा रखता है, यानी विल करता है ना। इसलिए वो दो वस्तुओं पर बहुत सोच समझकर व्यय करता है, खर्च करता है। इसलिए वो दो वस्तु पर बहुत सोच समझकर खर्च करता है। उपभोक्ता तटस्थता वक्र, दूसरा पॉइंट है उपभोक्ता की तटस्थता वक्र निश्चित है। उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों बंडलों का पूर्व निर्धारण कर लेता है। ठीक है, उपभोक्ता जो है कंज्यूमर वो दो कमोडिटीज के वेरियस पॉसिबिलिटीज को, बंडल्स को, संयोगों को पहले से डिटरमाइन कर लेता है, पूर्व निर्धारित करता है। ठीक है, वस्तुएं समरूप तथा विभाज्य है। वस्तुओं की कीमत स्थिर है तथा वस्तुओं की कीमत स्थिर है। उपभोक्ता की आय के अनुसार बजट रेखा जो है, कीमत रेखा कंज्यूमर के इनकम के अकॉर्डिंग बजट लाइन जो है वो निर्धारित है तथा उपभोक्ता अपना संपूर्ण बजट इन दो वस्तुओं पर खर्च करता है। ये क्वेश्चन किया है एक वस्तु के संदर्भ में, लेकिन आंसर दे दिया दो वस्तु का संदर्भ में, है ना। तो आप लोग क्लियर हो जाइएगा कि ये दो वस्तु के संदर्भ में आंसर दिया हुआ है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज का आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है वन कमोडिटी का, सिंगल कमोडिटी का। अब देखो अथवा करके पूछा है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व्स। ठीक है, यानी कि कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद वक्रों की सहायता से परिवर्ती अनुपात का नियम समझाइए। अर्थशास्त्र में परिवर्ती अनुपातों का, वेरिएबल प्रोपोर्शन का नियम एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस नियम से अल्पकालीन उत्पादन यानी शॉर्ट रन जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इस नियम से अल्पकालीन उत्पादन फलन को स्पष्ट किया जाता है, जिसमें अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर स्टेबल रखकर क्या किया जाता है, किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, किसी एक रिसोर्स की क्वांटिटी में चेंज किया जाता है। एक परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाई लगाने पर उत्पादन की अतिरिक्त मात्रा पिछली इकाई में प्राप्त उत्पादन की मात्रा से अधिक, बराबर या कम हो सकता है। वास्तव में यह घटनाक्रम ही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। अब देखिए इसके क्या क्या अजम्पशन होते हैं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम के कुछ मान्यताएं होती है, अजम्पशन होते हैं। देयर आर सम assumptions of law of variable of proportion। ठीक है, तो पहला है अन्य साधन स्थिर तथा एक साधन परिवर्तनशील होता है और उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन करना संभव है। यहाँ पे प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज होते हैं उसके रेशियो में चेंज करना पॉसिबल है। इंग्लिश में भी मैं बता रही हूँ आप लोग को। थर्ड देखो क्या assumption है इसका, उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और फोर्थ assumption है इसका, चौथा मान्यता है परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां एक जैसी होती है, समरूप होती है ना, सेम होती है। इसे आगे दिए गए उदाहरण तथा रेखा चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें श्रम की इकाइयां यूनिट्स दिया हुआ है और कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट दिया है क्विंटल में, और सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है भी क्विंटल में। ठीक है, एक यूनिट पे टोटल प्रोडक्ट है 2 और सीमांत उत्पादन है मार्जिनल प्रोडक्ट 2। ठीक है, और दूसरा यूनिट पे, दूसरा इकाई पे देखो, श्रम की दूसरा इकाई पे टोटल प्रोडक्ट है 6 और सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्ट है 2 क्विंटल। ठीक है, ये केस 1 हो गया, अवस्था 1। और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 यूनिट तक दिया श्रम की इकाइयां। अब देखो कुल उत्पादन कैसे दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्ट 2, 6, 12, 16, 18, 14, 8 और सीमांत उत्पाद दिया हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 6 क्विंटल, 4 क्विंटल, 2 क्विंटल, 0, उसके बाद -4, -6। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो पहले पॉजिटिव होता है, फिर जाके 0 हो जाता है एक पॉइंट पे, उसके बाद माइनस में चल जाता है, निगेटिव हो जाता है ना। तो इस तरह से देखो, और ये हो गया इसका ये कर्व, टोटल प्रोडक्ट कर्व और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, कुल उत्पाद वक्र और सीमांत उत्पाद वक्र। तो यहाँ पे देखो ये वक्र है, टोटल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है, ये टोटल प्रोडक्ट का है,
यहाँ पे देखो परिवर्तनशील साधन दिए हुए हैं और ये वाला एक्सेस जो है इसमें टोटल प्रोडक्ट का और एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का तीनों जो कर्व है एक ही में दिखाया गया, टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का डिफरेंट मेथड पूछा है। मांग की लोच को मापने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। मांग की लोच क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या है। ठीक है, तो इसमें मांग की लोच जो है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैसे उसको मेजर किया जाता है। पहला है प्रतिशत या अनुपातिक रीति, और दूसरा है ज्यामिति या बिंदु रीति विधि, और तीसरा है कुल व्यय रीति। 3 तो दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखना है आप लोग को। यहाँ देखो और करके पूछा है, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग डेट दिया हुआ है, यहाँ पर डेटा होगा। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा होगा। ठीक है, डेटा तो प्राइस दिया हुआ है, देखो 10 है तो क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी डिमांडेड मांग की मात्रा 15 है, और जब कीमत 20 हो गया है तो मांग जो है 10 हो गया है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है, क्या पूछा है, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें से निकालना है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, तो ईड इक्वल्स व्हाट ये पूछा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्राइस है, पहला प्राइस ये दूसरा प्राइस। ठीक है, तो मान लो P1 P2 नाम रख देते हैं, तो P1 हो गया 10 और P2 हो गया 20। उसी तरह क्वांटिटी डिमांडेड को Q1 और Q2 करके लिख देते हैं। ठीक है, तो Q1 हो गया 15 और Q2 हो गया 10। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ईडी का एक फॉर्मूला होता है, ईडी इक्वल्स होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है यहाँ जो मैंने लिखा है, डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। यहाँ पे देखो डेल्टा Q और डेल्टा P क्या होता है, डेल्टा Q मैंने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं डेल्टा Q। ठीक है, डेल्टा मीन्स चेंज, परिवर्तन। तो डेल्टा Q हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला है निकालने, मांग की लोच निकालने, तो मांग की लोच निकालने के लिए डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q ये फॉर्मूला है। तो हम लोग को डेल्टा Q चाहिए, डेल्टा P चाहिए, PQ तो दिया हुआ है। तो डेल्टा Q निकालने के लिए क्या करना होता है और डेल्टा P निकालने के लिए क्या करना होता है, देखिए डेल्टा P निकालने के लिए P2 माइनस P1। ठीक है, तो हम लोग का P1 P2 हम लोग इसको नाम दिए थे 10 20 है, तो P1 क्या है 10, P2 है 20, तो P2 माइनस P1 इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो 20 माइनस 10 तो कितना हो गया 10। ठीक है, तो डेल्टा P चेंज इन प्राइस है ना, कीमत में परिवर्तन कितना निकला, 20 माइनस 10 10 निकला, और क्वांटिटी में परिवर्तन डेल्टा Q इक्वल्स हो गया Q2 माइनस Q1। तो Q2 कितना है 10 माइनस 15, तो यहाँ पे 10 माइनस 15 कितना आया 5, लेकिन 15 बड़ा है, माइनस का साइन है तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। ठीक है, तो निकल गया डेल्टा Q और डेल्टा P भी निकल गया, और क्या बोला है P इंटू Q। ठीक है, सॉरी P बाई Q। अब इसको फार्मूला में पुट करेंगे, ईडी इक्वल्स डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। तो डेल्टा Q कितना निकला हम लोग का 15 सॉरी 5, 10 माइनस 15 5। ठीक है, -5 तो -5 लिख दिए यहाँ पे, और डेल्टा P यहाँ पे कितना निकला हम लोग का 20 माइनस 10 10 निकला था है ना, तो यहाँ पे 10 लिख दिए इंटू P बाई Q। तो इनिशियल वाला जो होता है उसको बोलते हैं PQ। ठीक है, तो P1 जो है वही P है और Q1 जो है वही Q है। ठीक है, तो P कितना है 10 और Q कितना है 15, तो 10 बाई 15 लिख दिए, 10 बाई 15। अब देखो 5 का टेबल में 3 बार में ये कटेगा, 5 का पहाड़ा में 5 दिया 15, 5 3 जा 15, और ये 10 10 एक दूसरे से कट गया, तो कितना बचा 1/3। तो 1/3 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा 0.33 आंसर। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया, मांग की लोच कितना निकला 0.33। ठीक है, अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हुआ, ग्रुप बी आ गया, खंड बा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का समष्टि अर्थशास्त्र का है। ठीक है, ग्रुप बी माने समष्टि अर्थशास्त्र आ गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये भी 50 मार्क्स का होगा। तो देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध सामूहिक आर्थिक चरों से है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका जो रिलेशन है वो सामूहिक आर्थिक चरों से है, इकोनॉमिक वेरिएबल से है। ठीक है, अर्थशास्त्र की शाखा में आय एवं रोजगार निर्धारण, पूंजी निर्माण, सार्वजनिक व्यय,
सरकारी व्यय, सरकारी बजट, विदेशी व्यापार आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, इसमें इसका स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और क्या, कैपिटल क्रिएशन, ये सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये सब इसमें स्टडी किया जाता है। अर्थशास्त्र की इस शाखा में माने समष्टि अर्थशास्त्र में मैक्रो इकोनॉमिक्स में व्यापार आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बिजनेस आदि का। और अर्थशास्त्र की शाखा का उदय आर्थिक महामंदी के बाद हुआ था। मैक्रो इकोनॉमिक्स का उदय कब हुआ था? आर्थिक महामंदी के बाद। देखो ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना, इससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल जा रहा है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें से निकल जा रहा है। जैसे देखो बोल देगा कि अर्थशास्त्र की शाखा का उदय कब हुआ था, अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का उदय कब हुआ। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का उदय कब हुआ था? तो इसका उदय जो है आर्थिक महामंदी के बाद हुआ था। इस शाखा को आय एवं रोजगार सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन टैक्स। टैक्स बताना क्या है? कर की परिभाषा दे। जब कर का भार एवं कर का भुगतान एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। लो यहाँ पे कर की परिभाषा देने बोला, यहाँ प्रत्यक्ष कर का आंसर दे दिया। कोई बात नहीं, यहाँ प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं पूछेगा तो ये आंसर देना। ठीक है, डिफाइन टैक्स अलग होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? देखो बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? क्लोज इकोनॉमी, जब व्यापार तथा उत्पादन यानी बिजनेस और प्रोडक्शन जो है, और आय तथा व्यय यानी इनकम और एक्सपेंडिचर देश की घरेलू सीमा में होता है, डोमेस्टिक लिमिट्स में होता है, डोमेस्टिक बॉर्डर में होता है, के अंदर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी क्या है? जब बिजनेस, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर ये सब देश की डोमेस्टिक बॉर्डर में होता है, घरेलू सीमा में होता है, इसके अंदर होता है, तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, देश के अलावा दूसरे देशों से कोई लेना देना नहीं होता है इसमें, अपने देश के अंदर ही ये सब होता है। व्यापार, उत्पादन, आय, व्यय यानी बिजनेस, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर ये सब घरेलू सीमा में होता है। ठीक है, घरेलू सीमा इन द सेंस अपने ही देश में होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। विनियोग क्या है? आंसर है पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि को विनियोग कहते हैं। ठीक है, यानी पूंजीगत वस्तु जो होते हैं, कैपिटलिस्ट कमोडिटीज जो होते हैं, इसको स्टॉक में इंक्रीज करना ही विनियोग, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। निर्यात और आयात क्या है? तो निर्यात देखो क्या है, जब देश में उत्पादित वस्तुएं बिकने के लिए विदेश में जाती है तो उसे निर्यात कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश में कोई वस्तु बना, कोई कमोडिटी उसका प्रोडक्शन हुआ और वो बिकने के लिए अब्रॉड जा रहा है, विदेश जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? निर्यात। ठीक है, और आयात किसको कहते हैं? जब विदेशों से निर्मित वस्तु आवश्यकता पूर्ति के लिए देश के भीतर आती है तो उसे आयात कहते हैं। यानी अब्रॉड में जो प्रोडक्शन हो रहा है और हम लोग के पास कमी है उसकी, उस चीज़ की, उसको ज़रूरत पूरा करने के लिए अब्रॉड से मंगवाते हैं, खरीदते हैं, क्रय करते हैं ना। अब्रॉड से जब उनके प्रोडक्शन को हम लोग परचेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इम्पोर्ट, आयात। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आइए, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग, निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा की आपूर्ति क्या है? तो देखो आंसर, किसी समय विशेष में किसी देश की प्रसार में उपलब्ध मुद्रा तथा जमा के रूप में मुद्रा के अस्तित्व के योग को मुद्रा पूर्ति, मनी सप्लाई कहा जाता है। मनी सप्लाई क्या है? मुद्रा पूर्ति। किसी देश में उपलब्ध मुद्रा जो वैलिड मनी होता है और जमा डिपॉजिट के रूप में जो मनी होता है, मुद्रा होता है, उसी के एग्जिस्टेंस को, इस अस्तित्व के योग को, टोटल को मुद्रा पूर्ति, मनी सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, यह मुद्रा आपूर्ति या तो मुद्रा के रूप में या फिर जमा के रूप में अस्तित्व में होता है। मनी सप्लाई जो है वो या तो मनी के फॉर्म में या फिर डिपॉजिट के फॉर्म में एग्जिस्टेंस में होता है। ठीक है, मुद्रा के रूप में विभिन्न मूल्य के रुपए तथा सिक्के होते हैं। मनी के रूप में क्या क्या होते हैं? वेरियस वैल्यू के रुपीज एंड कॉइन्स होते हैं। ठीक है, दूसरी ओर जमा के रूप में, डिपॉजिट के रूप में बैंकों में जमा मुद्रा मूल्य, चेक, ड्राफ्ट आदि होते हैं। ठीक है, बैंकों में
डिपॉजिट जो मनी वैल्यू होते हैं वो, और चेक, ड्राफ्ट, ये सब जमा के रूप में, डिपॉजिट के रूप में होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या है? प्रतिगामी कर क्या है? ऐसा कर जिसमें आधार टैक्स आधार में वृद्धि के साथ कर की दर में कमी होती है, उसे प्रतिगामी कर कहते हैं। ठीक है, जिस कर में कर आधार में वृद्धि के साथ कर की दर में कमी होती है उसको प्रतिगामी कर कहते हैं। यानी कि जिस टैक्स में, टैक्स बेसिस में इंक्रीमेंट के साथ टैक्स के रेट में कमी होती है, डिक्रीज होता है, उसको हम लोग प्रतिगामी कर यानी रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं, रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में, एक इकोनॉमी में एक वर्ष की अवधि में, एक साल की जो पीरियड है उसमें उसकी घरेलू सीमाओं के अंदर जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से यदि मूल्य ह्रास घटा दे यानी डिप्रिसिएशन घटा दे तो शेष राशि बचती है, उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। नहीं 25 देखो पहले, व्हाट इज एक्सचेंज रेट। विनिमय दर क्या है? तो जिस दर पर, जिस रेट पर एक देश की मुद्रा यानी मनी की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाई के बराबर होगी, इसे ही विनिमय दर कहते हैं। अन्य शब्दों में विदेशी मुद्रा की एक इकाई प्राप्त करने के लिए त्याग की गई घरेलू मुद्रा की मात्रा को विनिमय दर कहते हैं। जैसे $1 बराबर 50 रुपए, ये बहुत पहले का दिया, अभी तो ज्यादा हो गया $1 बराबर। ठीक है, मतलब कि विदेशी मुद्रा यानी अब्रॉड का जो मनी होता है उसका एक यूनिट पाने के लिए जो जितना घरेलू मुद्रा यानी डोमेस्टिक मनी सेक्रीफाइस करना पड़ता है उसी की मात्रा को, उसी की क्वांटिटी को क्या कहते हैं? विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। ठीक है, जैसे $1 पाने के लिए कितना रुपया हम लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, उसी को कहते हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी दूसरे देश का, विदेश का, जरूरी नहीं कि सिर्फ अमेरिका का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्यापार शेष क्या है? व्यापार संतुलन या व्यापार शेष दोनों एक ही चीज है। व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड, भौतिक मदों या दृश्य मदों या वस्तुओं के आयात निर्यात के अंतर को व्यापार शेष कहा जाता है। ठीक है, यानी दृश्य मदों या वस्तुओं के, जो दृश्य मद माने जो दिखने वाले आइटम्स है। ठीक है, विजिबल आइटम्स जो है उन वस्तुओं के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, व्यापार शेष बराबर होता है दृश्य निर्यात माइनस दृश्य आयात। बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल्स होता है विजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल इंपोर्ट। इसमें जहाज रानी, बैंकिंग, बीमा यानी इंश्योरेंस, ब्याज, इंटरेस्ट और लाभांश, डिविडेंड तथा पर्यटन सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हाउ कैन इट बी मेजर्ड। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, इसे कैसे मापा जाता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है क्या है? देखिए, कुल उपभोग तथा कुल आय के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। कुल उपभोग यानी टोटल कंजम्पशन और कुल उपभोग यानी एग्रीगेट कंजम्पशन और कुल आय यानी एग्रीगेट इनकम के रेशियो को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्वेश्चन पूछा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और आंसर दिया हुआ है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति। इसीलिए क्वेश्चन बैंक से जब भी आप लोग तैयारी करेंगे तो ध्यान रखिएगा, आंसर उल्टा पुल्टा दिया रहता है। क्वेश्चन कुछ पूछता है, आंसर कुछ देता है। जैसे यहाँ एमपीसी पूछा और एपीसी दिया हुआ है। खैर कोई नहीं, एपीसी देख लो, एपीसी क्या है। ठीक है,
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? क्वेश्चन मान लो कि यही है एपीसी, ठीक है। एपीसी क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति। कुल उपभोग तथा कुल आय के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। यानी कि एग्रीगेट कंजम्पशन और एग्रीगेट इनकम के जो रेशियो होते हैं उसी को एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। यानी अर्थात एपीसी इक्वल सी बाई वाई। सी माने कंजम्पशन, वाई माने इनकम, ठीक है। सी हो गया उपभोग और वाई हो गया आय, जहाँ सी कुल उपभोग तथा वाई समग्र आय है, ठीक है। सी माने एग्रीगेट कंजम्पशन एंड वाई मीन्स एग्रीगेट इनकम। अब देखो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, यहाँ पे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी दिया है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन होता है तथा दोनों के परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? कोई भी कंज्यूमर का इनकम में जो चेंज होता है उसकी वजह से उसका कंजम्पशन में भी चेंज होता है, ठीक है। आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन होता है और इन दोनों के परिवर्तन, इन दोनों के चेंज के रेशियो को, अनुपात को ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। एमपीसी होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, यहाँ एपीसी लिखा हुआ है। एमपीसी इक्वल्स डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। यहाँ पे डेल्टा सी का मतलब उपभोग में परिवर्तन, चेंज इन कंजम्पशन, और डेल्टा वाई का मतलब आय में परिवर्तन, चेंज इन इनकम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है ये बताना है, ठीक है। विनियोग गुणक क्या है स्पष्ट करें। गुणक का सर्वप्रथम प्रतिपादक आर एफ कान ने रोजगार गुणक के रूप में की। इसी को आधार बनाकर जेएम केन्स ने विनियोग गुणक का प्रतिपादन किया था। देखो यहाँ से एक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला कि विनियोग का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा केन्स ने, जेएम केन्स ने, ठीक है। जेएम केन्स ने विनियोग गुणक का प्रतिपादन किया। केन्स के अनुसार, केन्स कौन है? एक अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। केन्स के अनुसार निवेश करने से आय में जो गुणक परिवर्तन होता है उसे विनियोग गुणक कहते हैं, ठीक है। केन्स के अनुसार इन्वेस्टमेंट करने से इनकम में जो मल्टीप्लायर चेंजेस होते हैं उसी को विनियोग गुणक कहते हैं। इसे के से निरूपित किया जाता है, अर्थात के इक्वल्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ये फॉर्मूला है देखो निवेश गुणक का, विनियोग गुणक का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देखो क्या है, के गुणक, के इक्वल्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, ठीक है। के इक्वल्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्सप्लेन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ऐच्छिक बेरोजगारी तथा अनैच्छिक बेरोजगारी की व्याख्या करें। तो ऐच्छिक बेरोजगारी से तात्पर्य यानी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये उन व्यक्तियों से है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रही हूँ, ऐच्छिक बेरोजगारी, जो काम करने के लिए इच्छुक नहीं होते लेकिन उनके लिए पर्याप्त एवं सही कार्य उपलब्ध रहता है, ठीक है। यानी उनके लिए काम तो है, काम मिल रहा है लेकिन उनको काम करने का इच्छा ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अर्थात ये अपनी इच्छा से बेरोजगार रहते हैं, उनका बेरोजगार रहने का कोई ठोस कारण नहीं कि उनको जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब मिल रहा है उनको, ठीक है, सही कार्य उपलब्ध है उसको, लेकिन वो अपनी इच्छा से बेरोजगार रहते हैं, तो इसी को कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी यानी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और इन्हें ये जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ऐच्छिक बेरोजगारी, इनको देश के मजदूर शक्ति में शामिल नहीं किया जाता है, इन्हें कंट्री के लेबर पावर के रूप में शामिल नहीं, इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। और अनैच्छिक बेरोजगारी यानी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये तब होती है जब कार्य करने की इच्छा रखने वाले को प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता, ठीक है। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? अनैच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जब प्रचलित मजदूरी दर यानी पॉपुलर जो लेबर रेट है उस पे काम करने के लिए नहीं मिलता है, और जो व्यक्ति है वो काम करने के लिए इसको इच्छा होता है लेकिन काम करने की इच्छा रखने वाले को प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिलता है, ठीक है। यानी जो पॉपुलर लेबर रेट है उस पर उसको काम नहीं मिलता, अर्थात ये अपनी इच्छा के विरुद्ध बेरोजगार रहते हैं, यानी इनको बेरोजगार रहने का शौक नहीं है लेकिन उनको सही कीमत नहीं मिल रहा उनका काम को, इसलिए बेरोजगार रहना उनका मजबूरी है। इसे देश के मजदूर शक्ति में शामिल किया जाता है, इन्हें
लेबर पावर ऑफ कंट्री में इंक्लूड किया जाता है। किनको? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी को। अब देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। भुगतान से इसमें असंतुलन होने के कारण बताइए, ठीक है। तो जब प्राप्तियां यानी आर, रेवेन्यू, भुगतान हो यानी पेमेंट से कम हो तो भुगतान से असंतुलन में होता है। जब प्राप्तियां भुगतान से कम हो तो भुगतान से असंतुलन होता है, ठीक है। अर्थात शेष का घाटा ही असंतुलन कहलाता है। इसे 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? जब रेवेन्यू है पेमेंट से कम हो, ठीक है, जब रेवेन्यू पेमेंट से कम हो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, असंतुलित हो जाता है। इसको 4 भाग में 4 पार्ट में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। पहला है अस्थायी असंतुलन, अस्थायी अथवा अल्पकालीन शॉर्ट रन असंतुलन जो है वो व्यापार, प्राकृतिक साधन, मौसमी परिवर्तन में अंतर के कारण पैदा होता है, ठीक है। अस्थायी यानी टेम्पोररी असंतुलन जो होता है, डिसइक्विलिब्रियम, टेम्पोररी डिसइक्विलिब्रियम, अस्थायी असंतुलन जो है ये अल्पकालीन असंतुलन होता है, ठीक है। शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम होता है, ये व्यापार यानी बिजनेस, प्राकृतिक साधनों, नेचुरल रिसोर्सेज और मौसमी परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज में अंतर के कारण पैदा होता है। अस्थायी असंतुलन यानी कि टेम्पोरली जो डिसइक्विलिब्रियम होता है वो स्वयं ही अल्पकाल में ठीक हो जाता है, वो अपने आप खुद ही शॉर्ट रन में ठीक भी हो जाता है। अब देखो भुगतान से इसमें असंतुलन का दूसरा कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? सेकंड कॉज देखो इसका दूसरा कारण, स्थायी असंतुलन, ठीक है, यानी परमानेंट डिसइक्विलिब्रियम, दीर्घकालीन अथवा स्थायी असंतुलन मुद्रापूर्ति, तकनीकी परिवर्तनों, पूंजी निर्माण, जनसंख्या वृद्धि आदि के कारण उत्पन्न होता है। एक विकासशील देश को यानी एक डेवलपिंग कंट्री को भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, जिसे घरेलू बचतों से पूरा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अतः ऐसे विदेशों से बड़ी मात्रा में पूंजी, कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स, कैपिटल तथा अन्य सेवाओं का आयात यानी इंपोर्ट करना पड़ता है। तीसरा है तकनीकी असंतुलन। भुगतान से इसमें असंतुलन का तीसरा कारण है बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम का तीसरा कॉज है देखो तकनीकी असंतुलन ना, टेक्निकल डिसइक्विलिब्रियम, बहुत अधिक तकनीकी असंतुलन तकनीकी में अंतर आने के कारण होता है। नई तकनीकी का प्रयोग होने के कारण उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। नया टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अधिक से अधिक उत्पादन से व्यक्तियों की आय बढ़ती है, इनकम बढ़ जाती है। आय का प्रभाव आयात पर पड़ता है तथा आय का जो इफेक्ट है वो इनकम पर पड़ता है, और वस्तुओं के उत्पादन का प्रभाव यानी कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन का जो असर है, प्रभाव निर्यात को बढ़ावा देता है, ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है। चौथा है चक्राकार असंतुलन। चक्राकार असंतुलन व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न होता है। इसके प्रमुख कारण है तेजी और मंदी, विभिन्न मूल्य लोचशीलता, विभिन्न आय लोचशीलता। ये तत्व व्यापार की शर्तों को प्रभावित करते हैं जो भुगतान संतुलन में असंतुलन पैदा करते हैं। अब देखो और अथवा करके दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन द विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। एक रेखा चित्र की सहायता से स्फीतिक अंतराल की अवधारणा को समझाइए, ठीक है। तो इसका आंसर दिया हुआ नहीं है। अब देखो 31 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, ठीक है। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्य को समझाइए। सेंट्रल बैंक का जो काम है, बैंक ऑफ इशू, बैंकर्स बैंक, जारीकर्ता बैंक, बैंकों का बैंक, ये सब क्या है? तो मुद्रा निर्गमन यानी इशू ऑफ करेंसी। सेंट्रल बैंक का काम है देश में मुद्रा
निर्गमन यानी इशू ऑफ करेंसी, करेंसी इशू करना, ठीक है, अर्थात मुद्रा जारी करने का एकमात्र शीर्ष संस्थान केंद्रीय बैंक होता है। सेंट्रल बैंक ही करेंसी इशू करता है। केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक को अपने द्वारा जारी मुद्रा की मूल्य परिसंपत्तियों का सुरक्षित भंडार रखना पड़ता है। इन परिसंपत्तियों में सोना, चांदी, सिक्के, विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन मनी तथा प्रतिभूतियां जो है शामिल होती है। केंद्रीय बैंक से सेंट्रल बैंक से उधार लेने का अधिकार केंद्रीय सरकार का है, सेंट्रल बैंक का, ठीक है। सेंट्रल बैंक से कोई भी जाकर उधार नहीं ले सकता, ये सेंट्रल बैंक ही इसका अधिकार है। सेंट्रल बैंक को इसका अधिकार है कि सेंट्रल बैंक से उधार ले, ठीक है, और यानी लोन ले। और सरकार अपनी प्रतिभूतियां केंद्रीय बैंक को बेचती है। सरकार अपनी प्रतिभूतियां को क्या करती है, सेंट्रल बैंक को सेल कर देती है। तथा जब भी केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक इन प्रतिभूतियों को खरीदता है, इनके मान के समतुल्य मुद्रा जारी कर देता है। सरकार अपनी प्रतिभूतियां बेचता है और केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक इसका वैल्यू के बराबर पैसा जो है मनी वो गवर्नमेंट को दे देता है, जिससे कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होता है, सप्लाई ऑफ मनी में इंक्रीमेंट हो जाता है। और केंद्रीय बैंक का बैंकिंग विभाग मुद्रा के सेंट्रल बैंक का जो बैंकिंग डिपार्टमेंट है वो मुद्रा के परिचालन उसके निरस्तीकरण का कार्य करता है। सरकार बजट के घाटे से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है, ठीक है। सरकार जो गवर्नमेंट जो है वो बजट के घाटे से बचने के लिए सेंट्रल बैंक से लोन लेती है। सेंट्रल बैंक अपने पास जमा राशि से उनके पास जो डिपॉजिट अमाउंट होता है से नए नोट छापकर सेंट्रल बैंक अपने पास जमा राशि से या नए नोट छापकर सरकार को मदद करता है, ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट है बैंकों का बैंक पर्यवेक्षक, ठीक है, बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षक। सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकों का बैंक और पर्यवेक्षक होता है। बैंकर्स बैंक एंड द सुपरविजन ऑफ बैंक, ठीक है। व्यावसायिक बैंकों को अपनी संपूर्ण जमा का एक निश्चित अंश केंद्रीय बैंक में जमा करना पड़ता है। यानी जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको अपना टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन पार्ट जो है वो सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, जिसे नकद जमा अनुपात कहते हैं, ठीक है, नकद जमा अनुपात। केंद्रीय बैंक इस राशि को सुरक्षित रखता है। सेंट्रल बैंक के पास जो कमर्शियल बैंक अपना कुछ पार्ट अपना मनी का अपना डिपॉजिट का कुछ पार्ट जो जमा करती है उसको सेंट्रल बैंक जो है वो सुरक्षित रखता है, सिक्योर करके रखता है। बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है, ठीक है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए उसको लोन देता है बैंकों को, तथा बैंकों को केंद्रीकृत समाशोधन की सुविधा प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों का पर्यवेक्षण, नियमन और नियंत्रण करता है। यानी सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को अपने कंट्रोल में रखता है। इसमें बैंकों को लाइसेंस जारी करना, विलय, परिसमापन, प्रबंधन आदि कार्य शामिल होते हैं। अब देखो अथवा करके और करके क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 31 का अथवा। इन एन इकोनॉमी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75 if investment expenditure is increased by ₹200 crore. Calculate the increase in income and consumption expenditure. एक अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है 0.75, ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का वैल्यू दिया हुआ है। अगर निवेश व्यय में 200 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाती है तो आय एवं उपभोग व्यय में वृद्धि ज्ञात करें, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.75 दिया है ना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 0.75, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 200 करोड़ रुपीज, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है 200 करोड़ रुपीज बढ़ा है। अगर निवेश व्यय में 200 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाती तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं डेल्टा आई, निवेश व्यय को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा माने चेंज, तो यहाँ पे बोला ना वृद्धि, तो बड़ा है, चेंज हुआ है, तो 200 करोड़ का कितना, 200 करोड़ का वृद्धि हुआ है, 200 करोड़ की वृद्धि। इंक्रीमेंट ऑफ इंक्रीज बाय ₹200 करोड़, तो 200 करोड़ लिख दिए। अब देखो यहाँ पे एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, तो यहाँ पे आई तो दिया हुआ है डेल्टा आई, लेकिन डेल्टा वाई नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एमपीसी दिया हुआ है तो हम लोग के से अगर के का फॉर्मूला पुट करते हैं, क्योंकि के बराबर होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, और हम लोग को चाहिए डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई हम लोग को निकल सकता है क्योंकि डेल्टा आई दिया हुआ है ना, इसीलिए। तो के इक्वल्स होता है 1 माइनस एमपीसी,
तो k इक्वल्स 1 माइनस MPC का फॉर्मूला अगर हम लोग पुट करते हैं तो 1/1 माइनस MPC, k इक्वल्स 1/1 माइनस MPC का वैल्यू दिया 0.75, तो k इक्वल्स हो गया 1/1 माइनस 0.75 कितना हुआ 0.25। ठीक है, तो k का वैल्यू हम लोग का निकल जा रहा है यहाँ पे, k इक्वल कितना हुआ 1/0.25, क्योंकि k इक्वल्स होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना है 1/0.25 इक्वल्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो डेल्टा वाई ऐसे लिख दिए। और डेल्टा आई का वैल्यू कितना है 200 करोड़ से इंक्रीमेंट हुआ है, उसका बोला था ना इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पे डेल्टा आई का वैल्यू लिख दिए 200। अब देखो, अब डेल्टा वाई निकालना है क्योंकि इसीलिए बोला है ना, आय में वृद्धि ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आय एवं उपभोग व्यय में वृद्धि ज्ञात करो, है ना। तो इस तरह से पुट करने के बाद हम लोग लिखते हैं, तो डेल्टा यहाँ पे k इक्वल्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, फॉर्मूला सारा पुट कर दिए। उसके बाद डेल्टा वाई इक्वल्स हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, डेल्टा वाई को इधर कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पे 200, एक ना डेल्टा वाई यहाँ कर दिए और ये 1/0.25 यहाँ पे इंटू में आ गया और यहाँ पे 200, तो ऐसे लिख दिए। ठीक है, क्योंकि इधर इधर ऐसे ऐसे क्रॉस में कर सकते हैं। अब देखो इसको काटेंगे हम लोग पॉइंट ये करके, यहाँ पे 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 100 लिख दिए और 25 का टेबल में 4 बार में ये कर जाएगा, 25 चौके 100, 25 4 जा 100, देन यहाँ पे 200 इंटू 4 कितना हुआ 800, तो डेल्टा वाई कितना हो गया 800 करोड़ रुपया। ये हो गया आंसर आपका, क्योंकि इसमें पूछा था ना कि आय में वृद्धि ज्ञात करना और उपभोग में। ठीक है, तो आय में 800 करोड़ की वृद्धि की जाती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट के क्या उद्देश्य है। सरकारी बजट, सरकार का बजट सरकार की आय तथा व्यय का वित्तीय नियोजन होता है। गवर्नमेंट बजट जो है वो गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फाइनेंशियल प्लान होता है। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष जो होता है फाइनेंशियल ईयर की अवधि में, इसके पीरियड में समस्त अनुमानित सरकारी आय तथा व्यय के ब्यौरे को सरकारी बजट कहते हैं। ठीक है, यानी एक फाइनेंशियल ईयर का जो पीरियड होता है उसमें सारे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट के जो इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं उसके डिटेल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट। केंद्रीय सरकार के इस वार्षिक विवरण को केंद्रीय बजट या संघीय बजट भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इस ईयरली डिस्क्रिप्शन को हम लोग सेंट्रल बजट भी कहते हैं। अब देखो 32 का अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अंतर की आलोचना कीजिए। तो व्यापार, एक देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को जानने के लिए एक और मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणाली से संबंधित नीति निर्माण तथा दूसरी ओर व्यवसाय तथा भुगतान के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लेखा जोखा रखता है। ये व्यापार शेष एवं भुगतान शेष में शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखो व्यापार शेष और भुगतान शेष में क्या डिफरेंस है। व्यापार शेष जो होता है, व्यापार शेष यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं BOT, और यहाँ पे देखो ये भुगतान शेष यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको शॉर्ट में कहते हैं BOP। ठीक है, BOP। तो देखो व्यापार शेष में और व्यापार शेष और भुगतान शेष में क्या अंतर है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल वस्तुओं के व्यापार का विवरण रहता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है व्यापार शेष, इसमें सिर्फ कमोडिटीज के बिजनेस का विवरण रहता है। और भुगतान शेष जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें वस्तुओं, सेवाओं यानी कमोडिटी, गुड्स एंड सर्विसेज और हस्तांतरण का विवरण रहता है। ट्रांसफर्स का भी इसमें विवरण रहता है। ठीक है, सेकंड है देखो BOT में, व्यापार शेष में पूंजीगत प्रकृति के सौदों का विवरण नहीं रहता है। ठीक है, यानी कैपिटल नेचर के जो सौदे होते हैं, बिजनेस होते हैं, उसका विवरण नहीं होता। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष में पूंजीगत प्रकृति के सौदों का विवरण रहता है। ठीक है, कैपिटल नेचर के जो सौदे होते हैं उसका विवरण होता है। थर्ड देखो क्या डिफरेंस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है व्यापार शेष का चालू खाते का हिस्सा है। ठीक है, व्यापार शेष जो है चालू खाते का हिस्सा है, और ये
भुगतान से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट ये चालू एवं पूंजी खाते में शामिल है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड व्यापार से, चौथा पॉइंट है, व्यापार से अनुकूल होता है जब निर्यात आयात से अधिक होता है। ठीक है, जब एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज़्यादा हो तब बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार शेष अनुकूल होता है। और भुगतान शेष जो है ये अनुकूल तब होता है जब चालू एवं पूंजी खाते का संपूर्ण शेष सकारात्मक या धनात्मक हो। ठीक है, तो ये आपका 2019 का आप लोग का क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा सॉल्यूशन करा दिया है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मैं जो लिंक दे रही एक बार जाके जरूर देखिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।